एक ऐसा साम्राज्य जिसकी विशालता की कोई मिसाल नहीं और उसे चलाने के लिए कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं। तो फिर मौर्य साम्राज्य को चलाने की चाबी क्या थी? इसका जवाब छिपा है एक प्राचीन ग्रंथ में, अर्थशास्त्र। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं कि कैसे इस एक ग्रंथ ने इतने बड़े साम्राज्य की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के अफगानिस्तान से लेकर कलिंग तक फैला हुआ था। उस जमाने में ना फोन थे, ना इंटरनेट और ना ही कोई तेज रफ्तार गाड़ियां। ऐसे में शासक इतने बड़े और विविधताओं से भरे क्षेत्र पर असरदार तरीके से नियंत्रण कैसे रखते होंगे? मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, है ना? तो इस बड़ी चुनौती का हल क्या था? जवाब मिलता है एक कमाल के ग्रंथ में। कौटिल्य, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका लिखा अर्थशास्त्र किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड जैसा था। यही था वो मास्टर प्लान। देखिए, अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो मौर्य शासन की, कह लीजिए, बुनियाद थी। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें साम्राज्य के हर छोटे बड़े पहलू को चलाने के लिए नियम और तरीके बताए गए थे। अब यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। इसके नाम में अर्थ शब्द देखकर कई लोग इसे सिर्फ इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था की किताब समझ लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सही मायनों में इसका मतलब है राजकाज का विज्ञान, यानी द साइंस ऑफ पॉलिटी। ये शासन, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक अविश्वसनीय रूप से गहरा ग्रंथ है। तो फिर प्रशासन का ढांचा कैसा था? देखिए, अर्थशास्त्र ने एक बहुत ही साफ और असरदार सिस्टम बनाया था, जिसके टॉप पर थे राजा और उनकी मदद के लिए थी मंत्रियों की एक शक्तिशाली परिषद। इस मंत्री परिषद की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा लगता है ना? हर जरूरी विभाग के लिए एक प्रमुख था, जैसे मंत्री थे मुख्यमंत्री, सेनापति जो पूरी सेना देखते थे, और समाहर्ता जिनका काम था पूरे साम्राज्य से रेवेन्यू इकट्ठा करना। सब कुछ कितना व्यवस्थित था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सेना और प्रशासन को चलाने के लिए आखिर पैसा कहाँ से आता था? इसका जवाब भी अर्थशास्त्र में ही छिपा है, खास तौर पर उसकी टैक्स और रेवेन्यू की डिटेल्ड व्यवस्था में। सोचिए, राज्य की कमाई सिर्फ खेती पर ही डिपेंडेंट नहीं थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मौर्य राज्य की आय के कितने सारे स्रोत थे, शहरों से लेकर गांवों तक, खदानों से लेकर जंगलों तक और यहाँ तक कि व्यापार के रास्तों तक से। ये दिखाता है कि उनकी आर्थिक योजना कितनी दूर की सोच रखने वाली और मजबूत थी। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मसलन, साम्राज्य में बाहर से आने वाले किसी भी सामान पर पूरे 20% का आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसे प्रवेश्य कहा जाता था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही स्पष्ट और तय की हुई टैक्स दर थी। अब आते हैं मौर्य प्रशासन के सबसे फैसिनेटिंग और शायद सबसे मॉडर्न पहलू पर, उनका बेहतरीन और दूर तक फैला हुआ जासूसी नेटवर्क। हजारों किलोमीटर दूर किसी प्रांत में क्या चल रहा है, सम्राट तक हर खबर कैसे पहुंचती थी? क्या वो कोई जादू जानते थे? नहीं, जादू वादू कुछ नहीं था। उनके पास था एक जबरदस्त खुफिया तंत्र जो पूरे साम्राज्य में उनकी आंख और कान का काम करता था। अर्थशास्त्र में ना दो तरह के जासूसों का जिक्र है, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक थे संस्था, जो एक ही जगह जैसे किसी दुकान या मठ में टिक कर जानकारी जुटाते थे, और दूसरे थे संचार, जो व्यापारी या साधु का भेष बनाकर जगह जगह घूमते रहते थे और खुफिया जानकारी सीधे राजा तक पहुंचाते थे। तो इस प्राचीन ग्रंथ का लंबे समय तक क्या असर रहा? इसकी विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही कैद नहीं है, बल्कि आज भी शासन के सिद्धांतों में जिंदा है। कौटिल्य का काम सिर्फ मौर्यों के लिए गाइड बुक नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसने तो आने वाली सदियों तक भारत में शासन कला और आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया, और आज भी ये राजनीति विज्ञान और प्रशासन के अध्ययन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। जैसा कि ये लाइन बताती है, आज की हमारी कई एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम्स की जड़ें असल में प्राचीन भारत में हैं। इससे पता चलता है कि अर्थशास्त्र की नींव कितनी मजबूत थी। और यहीं पर यह सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या शासन, टैक्स और निगरानी के वो सिद्धांत जो लगभग 2300 साल पहले लिखे गए थे, क्या आज की इस बदलती दुनिया में भी कोई मायने रखते हैं? वाकई सोचने वाली बात है।